पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का अमेरिका दौरा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा असीम मुनीर को लंच पर इनवाइट करने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर का अमेरिका दौरा भारत में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुनीर के यूएस दौरे और वहां पर ट्रंप प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मान दिए जाने को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आज यानी बुधवार को जनरल मुनीर को लंच पर बुलाए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि अब यह खबर सच हो गई है। पहले इस बारे में झूठी खबर फैलाई गई थी। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अब जब खबर सच हो गई है तो हमारी यह सलाह है कि एक समय आता है जब आपको अपने देश से प्यार करने और अपनी सरकार से प्यार करने के बीच चयन करना होता है। यह समय बहुत पहले आ गया था। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारत और कनाडा के बीच संबंधों को लेकर जो बर्फ जमी हुई थी वो धीरे धीरे इन संबंधों के गर्म होने से पिघलनी शुरू हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 के बाद पहली बार कनाडा गए थे, जहां पर उन्होंने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को मिले भी, उनको प्रधानमंत्री बनने की मुबारकबाद भी दी और इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी अल्बर्टा में एक बैठक हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री G7 की बैठक में हिस्सा लेने गए थे और इसी के चलते ही दोनों देशों के बीच एक गर्मजोशी वाला माहौल भी देखने को मिला है। और यही कारण था कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार के समय से ही भारत और कनाडा के जो संबंधों में एक दरार पैदा हो गई थी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दरार को भरने का भी काम किया है। तो इसके साथ ही इसका जो उत्तर भी मार्क कार्नी ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ दिया है और अब दोनों ही देशों में जो राजनयिक संबंध थे वो बहाल भी होंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र स्तर पर बिहार चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बीच बीजेपी ने पटना में एक केंद्रीय वार रूम बनाया है, जिसका इंचार्ज पार्टी के नेता रोहन गुप्ता को बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रोहन गुप्ता कई राज्यों में वार रूम का चार्ज संभाल चुके हैं। इस वार रूम में जो पटना में बनाया गया है उस पर करीब 150 के आसपास वॉलेंटियर्स को लगाया गया है, जो बूथ स्तर तक कॉल कर पार्टी कार्यकर्ताओं से वोटर प्रोफाइल और फीडबैक जुटा रहे हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस बार सीटों की अदला बदली भी होगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो एक दूसरे की कमजोर सीट है उसमें अदला बदली की जाएगी, ये भी तय है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आने वाले 1 महीने के अंदर सीटों का आकलन कर लिया जाएगा और सीटों का बंटवारा भी फाइनल कर दिया जाएगा। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी या नहीं होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन पिछले कई महीनों से निशांत सुर्खियों में बने हुए हैं। एक बार फिर से निशांत कुमार की जदयू में एंट्री को लेकर मांग तेज हो गई है। जदयू के कई नेताओं ने अपनी मांग को मीडिया के सामने खुलकर रखा है। जदयू विधायक विनय चौधरी की माने तो आगामी विधायक दल की बैठक में निशांत की एंट्री को लेकर प्रस्ताव वो खुद लाएंगे और उम्मीद है कि उस प्रस्ताव का सभी लोग समर्थन भी करेंगे। निशांत को लेकर रणनीति यह बनाई जा रही है कि उन्हें हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाए और उसके बाद एनडीए की सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें जगह दिया जाए। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले पर पिता यानी नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। निशांत की एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी लोग यानी भुंजा पार्टी के जो लोग हैं वह नहीं चाहते हैं कि निशांत की एंट्री राजनीति में हो, क्योंकि निशांत के आने से बाकी जो करीबी नेता हैं उनका रसूख कम हो जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दोनों एनसीपी के साथ आने की चर्चा के बीच एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार का बड़ा बयान आया है। शरद पवार ने कहा है कि जो बीजेपी के साथ गए हैं उनको साथ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी विचारधारा महात्मा गांधी, नेहरू, साहू और फूले की है। जो इस विचारधारा के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे और जो बीजेपी की विचारधारा के साथ रहेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद अजित पवार की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। अजित पवार ने कहा है
कि लोकतंत्र में सबको अपना मत रखने का अधिकार होता है। दरअसल पिछले कुछ समय से चाचा भतीजा की जिस तरह से मुलाकात हो रही थी, इससे दोनों एनसीपी के साथ आने की चर्चा बढ़ गई थी। एक बार शरद पवार ने इस बात को और हवा तब दे दी थी जब उन्होंने कहा था कि इस बात का फैसला कि एनसीपी दोनों साथ आएंगी या नहीं सुप्रिया सुले लेंगी। इसके बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से पूछने के बाद इस पर फैसला लेंगी। इसके बाद चर्चा गर्म हो गई, लेकिन अब शरद पवार ने इस पूरी चर्चा को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर यहाँ पे तीनों पार्टियां पूरी तरह से तैयारी कर चुकी हैं। टीएमसी पार्टी यहाँ पे पूरी जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार किया। बीजेपी पार्टी भी इस सीट को जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस और सीपीएम पार्टी में दोनों का यहाँ पे गठजोड़ कर यहाँ पे उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखा जा रहा है। 19 जून को चुनाव होगा और 23 जून को इस सीट का परिणाम आएगा, जिसको लेकर यहाँ पे जो पार्टी बीजेपी हो, टीएमसी हो और कांग्रेस सीपीएम दोनों ने पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया है, यानी तीनों पार्टी इस सीट को जीतना चाहती है। तो यहीं पे चुनाव आयोग पूरी इस बार अलग तरीके से चुनाव कराने जा रही है। वेब कास्टिंग के जरिए चुनाव आयोग यहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल किया रहेगा, यानी चुनाव के जो मतदान केंद्र है उसकी सीधी तस्वीर यहाँ चुनाव आयोग के पास आएगी और मतदान केंद्र के बाहर की भी जो लाइव तस्वीरें हैं वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी देखा जाएगा, यानी गड़बड़ियां न हो। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद पे किया गया है और इस बार देखा जा रहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 नदिया। राजस्थान में अब अपराध करने वाले लोगों को मुजरिम नहीं बल्कि अपराधी कहा जाएगा। थानों में इंसाफ नहीं बल्कि न्याय मिलने की बात कही जाएगी। यही नहीं, यदि मंत्री जी की चली तो राजस्थान के पुलिस थानों में अब इंसाफ नहीं बल्कि न्याय होगा। दरअसल राजस्थान के गृह राज्य मंत्री ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वह उर्दू और फारसी के शब्दों का उपयोग यहाँ पर न करें, क्योंकि सालों से उर्दू, फारसी और हिंदी के घालमेल वाले शब्दों का प्रयोग होता रहा है, ऐसा मंत्री जी का आरोप है, जिसके चलते जनता को इन भाषा को समझने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गृह राज्य मंत्री ने अपने हिसाब से उर्दू और फारसी के शब्दों का उपयोग नहीं करने का फरमान जारी कर दिया, जबकि बीजेपी का यह कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रयोग के लिए ही सरकार की कोशिश है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि उर्दू और फारसी के शब्दों को पुलिस थाने के कामकाज या दस्तावेजों से हटाए जाने के बाद जनता का नज़रिया पुलिस थानों के प्रति वही रहता है या उसमें कुछ बदलाव भी नजर आता है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। भाषाई राजनीति और हिंदी को अनिवार्य करने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आंदोलन के बाद सरकार ने अपना पुराना जीआर वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो नया जीआर निकाला है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूलों में अब हिंदी अनिवार्य नहीं रहेगी। हिंदी को वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। हालांकि 3 भाषाएं अनिवार्य जरूर होंगी, जिसमें ये शर्त रखी गई है कि अगर किसी भाषा के छात्र 20 या उससे अधिक होते हैं तो उनको शिक्षक मुहैया कराया जाएगा। इस पर राज ठाकरे की भी प्रतिक्रिया आई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि हिंदी की जो जबरदस्ती है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदी साउथ और गुजरात में क्यों नहीं अनिवार्य की जा रही है, महाराष्ट्र में ही क्यों अनिवार्य की जा रही है, इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सफाई दी है। उनका कहना है कि जो पुराना जीआर है वो वापस ले लिया गया है। अब हिंदी वैकल्पिक भाषा के रूप में है। जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वो इंग्लिश का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में आपातकाल। न्यूज़ 24 मौजूद है। यहाँ जून महीने के पहले डीडीए और उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग की तरफ से अलग अलग खसरा नंबर 279, 278, 277 में नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि इनकी कुछ जमीनों पर अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, लिहाजा अथॉरिटी ने इनको मकान खाली कराने का आदेश दिया।
अब यहाँ 52 टोटल मकानों को नोटिस मिला था और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये बारात घर जो मुरादी रोड है जामिया का, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। और आम लोग देखिए, अभी से कुछ देर पहले प्रशासन यहाँ आया था, हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके के अलग अलग जगहों पे नोटिस चस्पा थे और कुछ निचली कार्रवाई के जरिए देखिए यहाँ पे जो अवैध निर्माण था आपसी कार्रवाई में इसे बाकायदा अथॉरिटी की तरफ से तोड़ा भी गया था। लेकिन आज दरअसल इस हलचल की वजह यह है कि तकरीबन 52 घरों को जिस पे नोटिस चस्पा था, जिसमें 44 लोगों को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ दिल्ली प्रशासन यहाँ आया और अपनी रेकी को लेकर उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। पुलिस क्यों आई थी? पुलिस का तो काम है आना, प्रशासन का तो अपना काम है, वो कर रहा है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें इंसाफ के लिए कोर्ट जाना है, कोर्ट चले गए हैं, हमें वहाँ से राहत की पूरी उम्मीद है कि राहत मिलेगी। आपको स्टे मिल गया है? स्टे मिल गया है, स्टे मिल गया है, स्टे मिल गया है। स्टे कितने घरों को स्टे मिला? और काफ़ी सारे 35 घर को मिल चुका है और होपफुली कि और भी जो रह रहे हैं उनको भी मिल जाएगा। वैसे देखो, कोर्ट कहीं ना कहीं उन्होंने जो फैसला दिया उनको भी पहले सर्वे करवाना चाहिए कि यहाँ किस तरह के मकानात हैं, कितने लोग रह रहे हैं, कितने टाइम से। मैं भी यहाँ 25 ईयर्स से हूँ, मैं भी MBA पास आउट हूँ, मेरा यहाँ भी मुरादी रोड पे घर है, वहाँ के लोग भी यहाँ रह रहे हैं। तो ये अनऑथराइज एरिया नहीं है, ऑथराइज एरिया है। यहाँ सीवर डाला हुआ है, पानी है, BSCS का इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ कोई इलीगल तरीके से नहीं रह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो नोटिस पढ़ा था उसमें उन्होंने लिखा था कि जो नक्शा है और चूँकि ये सीमावर्ती इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, तो उसमें ये कहा गया था कि जो कुछ ज़मीन है वो DDA की पार के लिए लॉट था और जो नक्शा आप लोगों ने जो बनाया उसमें सभी जद में नहीं थे, लेकिन कुछ मकानों को उसमें वो दिखाया गया था कि आप उसमें किए हुए और लिहाजा आप ये खाली करें। जो नोटिस का आधार था, चस्पा था, पक्ष में ये दलीलें दी गई कि 25 साल से, कोई 32 साल से, कोई 40 साल से, और हाल के दिनों में कुछ जगहों पे गली को छोड़कर उसको ऑथराइज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री का जो नया उदय योजना है उसके तहत ये कवर्ड है। 2014 के बाद जो मकान बने हैं वो कवर्ड है, पंजाब एक्ट के तहत वो कवर्ड है। तो और कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि 279 का जो डिमार्केशन है वो भी गलत तरीके से हुआ है। आप अगर जो इनका वेबसाइट है उन पे जा कर के अगर आप खसरा नंबर 279 डालेंगे तो यहाँ तो आते ही नहीं है। आप उस साइड में आप देख लीजिए, वहाँ 279 आता है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को ये चाहिए कि अपने डेलीगेशन को भेजे, जो कंसर्न पर्सन है वो सर्वे करें कि भाई यहाँ कितने टाइम से लोग रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पक्के मकान है भाई, आज से 50 साल 60 साल से रह रहे हैं। मेरी भी एज 39 ईयर्स की हो गई, मेरा भी अपना मकान मुरादी रोड पे ही है, मैं 25 ईयर्स से हूँ यहाँ पे। तो तब मकान बने हैं, पक्के तरीके से बने, DDA वाले आए हैं, MCD वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं। तो अगर ये अनऑथराइज और इलीगल है तो ये कैसे बन गया? संजय सिंह मंगलवार को बिहार पहुंचते हैं और कहते हैं 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन से अलग होकर आम आदमी पार्टी अब पंजाब का उपचुनाव हो या बिहार हो, अलग होकर चुनाव लड़ रही है। देखिए, उनका पंजाब का बहुत धन दौलत है, पंजाब को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उनको लगता होगा कि पैसा तो है ही है पंजाब का, उजाड़ देते हैं बिहार जाके, क्या होगा, जमानत जब्त हो जाएगी, होनी है, पहले भी हुई है। लेकिन उनको लगता है कि जब इतना पैसा पंजाब से मिल ही रहा है तो उसका कोई तो सार्थक किसी लगाने की कोशिश करें और अपना प्रचार बनाएं, अपनी लीडरशिप खड़ी करें। दुख है, पहले दिल्ली को लूटा है, अब पंजाब को लूट रहे हैं और पंजाब का लूटा हुआ पैसा अब बिहार में जाके लुटाएंगे। एक बार फिर अब झुग्गियों को तोड़ने की जो बात लगातार उसको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और प्रदर्शन बिहार में कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए हमारे यहाँ पे झुग्गियां बनाकर बैठे हैं, हम बिल्कुल तोड़ेंगे। बिल्कुल कह रहे हैं, चाहे 100 बुलडोजर लाने पड़े। संजय सिंह जी को बताना चाहता हूं, मैं आतिशी जी को बताना चाहता हूं, 100% उनके घर को तोड़ा जाएगा जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने घर बनाए हैं, जिनको आप 10-10 हज़ार रुपया महीना देते थे, जिनको आपने मुफ्त राशन देते थे, मुफ्त बस देते थे और उनको घर बनाने का इजाजत दी। ये तुष्टिकरण की राजनीति आपने की है। मैं तो संजय सिंह जी को और आतिशी जी को कहूंगा, अच्छा होगा कि आप अपना ऑफिस भी बांग्लादेश हाई कमीशन में खोल लें, ताकि आपको इन बांग्लादेशियों से बातचीत करनी आसान हो जाएगी। लेकिन हम उनको किसी सूरत में दिल्ली में नहीं रहने देंगे।